Okay, we shall move towards research scholars session, means technical session. We now invite our first presenter of the day, uh, Dr. Buddha Dev Ramji, Assistant Professor, Veer Kumar Singh University, Ara. Sir, please come forward and present your paper. इस पावन पवित्र धरती पर उपस्थित महर्षि विश्वामित्र ऋषि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मंचासीन गुरुवर को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ महाविद्यालय के उपस्थित सभी प्राचार्य को भी प्रणाम करता हूँ एवं देश विदेश के कोने से आए हुए सभी विद्वत गणों को मैं प्रणाम करता हूँ एवं यहाँ पर इस सभागार में देश के भविष्य तय करने वाले छात्रगणों को भी मेरे तरफ से प्रणाम है। आज की एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो मानवीय मूल्य है एवं नैतिकता है, यह एक परम तत्व है। जिस तरह मछली को जल से निकाल देने पर मछलियां निष्प्राण हो जाती है, उसी तरह मानवीय मूल्य एवं नैतिकता अगर मानव से अलग हो जाए तो न हमारा संस्कृति बच पाएगी, न हम मनुष्य कहला पाएंगे, फिर वही पशुवत दिनचर्या रहेगी। तो नैतिकता मानवीय मूल्यों का अनुपम मूल्य रत्न है एवं आधारपीठ है। यह मानवीय मूल्यों का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। नैतिकता की धुरी पर चढ़कर ही मानवीय मूल्य की सभी श्रेणियों को प्राप्त किया जा सकता है। नैतिक मानव जीवन का मूल्य एवं परम तत्व है। नैतिकता एवं धार्मिकता के बिना मानव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस पर मंचासीन गुरुजनों ने हमें बताया कि नैतिकता मानवता एक जीवन का मुख्य अभिन्न अंग है। तो वास्तव में नैतिकता मानवता का पर्याय है। नैतिकता एवं मानवता मानव जीवन का मुकुटमणि होता है। शुभ आचरण की सौम्य सुगंध से जीवन का पावन पुष्प अपना सौंदर्य से बिखेर कर सार्थक होता है। इस संदर्भ में कहा गया है कि सुचौथ चरित्रशीलम, सुंदर आचरण एवं चरित्रशील मानव जीवन का भव्य भूषण होता है। आचरण वह रमणीक रत्न है जो किसी व्यक्ति को आंतरिक शक्ति एवं सौंदर्य के साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का प्रतिबिंबित करता है। आचरण बल सबसे बड़ा बल होता है। जिस व्यक्ति, समाज, संस्था एवं राष्ट्र में आचरण बल नहीं होता है, नैतिकता की शक्ति नहीं होती। नैतिकता से आचरण का परिशोधन होता है और आदर्श आचरण विचार एवं चरित्र के उदात्त बनाता है तथा उदात्त विचार उदात्त युक्त आदर्श व्यक्ति का निर्माण करता है तथा आदर्श एवं चरित्रवान व्यक्ति से समाज एवं आदर्श राष्ट्र का निर्माण होता है। देखिए, यह जो नैतिक तत्व है एवं मानवीय मूल्य है, हमारे परिवार से लेकर के राष्ट्र निर्माण में एवं विश्व के एक सूत्र में बांधने का काम करता है। इस संदर्भ में कहा गया है, अयम निज परो वेदी गणाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले व्यक्ति अपना एवं पराया को त्याग कर संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। पुनः कहा गया है कि
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि एक सूत्र में बांधने का सार्थक सिद्ध यह श्लोक करता है। नैतिकता, उदार चरित्र एवं आदर्श आचरण युक्त मानव इस संसार में सभी जीवों को सुखी एवं निरोग रहने तथा स्वस्थ, प्रसन्न एवं समृद्ध रहने की कामना करते हैं। ठीक है। बहुत मैडम से हमें कम समय में अपना बात रखने के लिए मिली है, तो हम अंततः कह सकते हैं कि आचरवान ही नैतिक एवं धार्मिक होने का अधिकारी होते हैं और आचारहीन एवं अनैतिक धार्मिक होने का अधिकारी कथमपि नहीं होते हैं। इस संदर्भ में कहा गया है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। वस्तुतः नैतिकता के बिना धार्मिक जीवन का होना संभव नहीं है। धर्म ही समाज एवं राष्ट्र की धारण एवं रक्षा करता है। जो व्यक्ति आचारहीन है, जिनका चरित्र भ्रष्ट है, पतन है, उनको वेद भी परिष्कृत नहीं करेगा, कोई धर्मशास्त्र उनको सुधार नहीं सकता है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मैं इस सेमिनार में उपस्थित होने के लिए मैं अपने रवि सर को मैं आभार प्रकट करता हूँ और सभी भी पुनः मैं इस सभागार में उपस्थित विद्वत जनों को प्रणाम करता हूँ। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स, थैंक यू सर, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए ये एक मैं बता दूं कि वो 5 से 7 मिनट के अंदर अपना रिसर्च पेपर पढ़ें या एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, उसको उतने समय में लिमिटेड टाइम में ख़त्म कर दीजिए। हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूँगी, हालांकि ये BA 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं, ये अपना एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ये बहुत छोटे हैं अभी रिसर्च पेपर लिखने के लिए, लेकिन हमारे प्राचार्य जी की प्रेरणा से इन्होंने कहा कि आप बच्चों को सिखाइए, वो लिखें और प्रेजेंट करें। तो हम लोगों ने कुछ थोड़ी सी कोशिश की है। मैं बुलाना चाहूँगी हमारे BA 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट सना को कि वो आएँ और अपना पेपर प्रेजेंट करें। Good afternoon everyone. I am Sana, a UG student of semester 6 from the Department of English. I am here to present my abstract on the topic Dharma, Duty and Emotion in King Dushyant's ethical dilemma in Abhigyan Shakuntalam. Kalidasa's Abhigyan Shakuntalam throws a king into a painful conflict. Follows the law, that is Raj Dharma, or follows his love, that is Manu Dharma. Dushyant faces this test twice. First, he meets Shakuntala in the forest and marries her in secret. As a man, he is in love. As a king, he knows a hidden marriage can hurt his kingdom's name. He chooses love, but tries to make it a proper with a ring and a promise. Second, Shakuntala was cursed by the legendary short-tempered Sage Durvasha because she was daydreaming about her husband, King Dushyant, and failed to notice the sage's arrival. That's why the curse wipes King Dushyant's memory. When Shakuntala comes to his court pregnant, he sees a stranger. As a king, he cannot accept a woman without proof. It will break the royal law. As a man, he feels nothing about her and sends her away. He follows duty, but it's a cruel mistake. Shakuntala was left alone, heartbroken. Then comes the turning point. The memory returns. A fisherman finds the lost ring. Dushyant remembers everything at once. Following this restoration, Dushyant felt extreme remorse, searched for Shakuntala, and was eventually reunited with her and their son Bharat at the celestial hermitage of sage marriage. This paper argues Kalidasa's main point. Duty without memory and feeling is not real dharma. Dushyant obeyed the rules, but because his knowledge was false, his action was wrong. He only becomes a just king after he suffers, remembers, and takes the blame. The final message is clear. True dharma is when your job and your heart says the same thing. A ruler cannot pick one. He must live through the conflict,
learn and make them one. Thank you. Thank you, Sana. Now I would like to call Akshita from BA 6th semester. Please come on the podium and present your paper. Good afternoon, everyone. I'm Akshita, a UG student from the Department of English. My topic is retelling of ancient Indian epics, how modern authors reinterpret ancient wisdom. The retelling of ancient Indian epics in contemporary literature has increasingly embraced a feminist perspective, challenging the traditionally male-dominated narratives of texts like the Mahabharata. Modern authors revisit these epics not merely to retell them, but to question the silencing and marginalization of female voices within them. By centering women's experiences, these reinterpretations expose the gender biases embedded in classical storytelling and seek to reclaim agency for female characters. A powerful example is The Palace of Illusions by Chitra Banerjee Devakaruni, which narrates the Mahabharata through the voice of Draupadi. Instead of portraying her as a passive figure defined by her relationships with male heroes, the novel presents her as a complex individual with desires, ambitions, and a strong sense of self. It critically examines the injustices she endures, such as her lack of choice and objectifications, while also highlighting her resilience and inner strength. This shift in narrative perspective not only challenges patriarchal interpretations but also redefines Draupadi as a symbol of resistance and identity. Such feminist retellings transform mythological narratives into spaces of critique and empowerment. They question established norms, re-evaluate moral frameworks, and bring attention to the lived realities of women, both in the past and present. By doing so, they make ancient wisdom more inclusive and relevant to contemporary discourse. In conclusion, feminist reinterpretations of Indian epics serve as a means of reclaiming silenced voices and reshaping cultural narratives, ensuring that these timeless stories evolve to reflect equality, agency, and justice. Thank you. Thank you, Akshita. Now I would like to call Anjali from BA 6th semester. Please come on the podium and present your paper. Good afternoon, everyone. I am Dubyanjali, a UG student of English department. Here I am presenting an abstract on From Shakuntala to Sita Sings the Blues, the traveling myth and the infinite humanity of classical character. This paper integrates the concept of the traveling myth through the comparative analysis of Abhigyan Shakuntalam and Sita Sings the Blues, for grounding the involving representation of Shakuntala and Sita across disparate historical and aesthetic frameworks. It challenges the notion of mythological flexity by examining how these canonical figures are continuously resigned in response to shifting culture, ideological, and gender discourse. The study position Kalidasam Shakuntalam within a classical politics of recognition, desire, and restoration, while reading Sita's postmodern reticulation as a site of contestant that expose that critics patriarchal narrative authority. Employing a cross-media comparative methodology, the paper demonstrates how adaptation operates as both preservation and subservation. Ultimately, it argues that the infinite humanity of these figures lies in their openness to reinterpretation, enabling them to transcend textual boundaries and remain critically productive within contemporary literary and cultural debates on gender, myth, and representation. In addition, the study delves into how the transition from classical Sanskrit drama to contemporary digital media alerts the viewer's engagement with these archetypes. It highlights that the traveling nature of this myth is not merely a change in a format, but a vital process of culture renewal. By bridging the gap between ancient tradition and modern feminist critics, the paper concludes that these stories continue
to serve as essential mirror from exploring human resilience and the complexities of gender identity in an ever-changing world. Thank you. Thank you so much. I now warmly invite Swagatam. He is a research scholar from Veer Kumar Singh University, Ara. मेरा टॉपिक है नारद स्मृति में सामाजिक चिंतन। स्मृतियाँ वे धर्मशास्त्रीय ग्रंथ हैं जो वेदों पर आधारित होकर समाज के आचार, संसार की सृष्टि, प्राणियों का प्रविभाग, न्याय, देश का प्रमाण, विद्वानों की सभा समिति, परिषद का लक्षण, राजधर्म, वर्णाश्रम के 2 विभाग, विवाह, स्त्री और पुरुषों के वैकल्पिक धर्म, दाय भाग, श्राद्ध विधान, प्रायश्चित, उपनिषदों, धर्म और कानून आदि का व्यवस्थित वर्णन करती है। स्मृति शब्द का अर्थ ही जो स्मरण किया गया है, इसलिए इन्हें परंपरागत ज्ञान का संहिताबद्ध रूप माना जाता है, जो समय समय पर समाज की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित होता रहा है। नारद स्मृति की रचना सद ऐश्वर्यशाली भगवान मनु ने सब प्राणियों के हित के लिए पहले आचार्य परंपरा की संरक्षण हेतु की थी। मनुष्यों की आयु और शक्ति को अल्प देखकर देवर्षि नारद ने मनुस्मृति को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया, जिससे मनुष्यों में इसका अध्ययन सरलता से प्रारंभ हुआ। इस स्मृति में प्रमुखता न्याय व्यवस्था, व्यवहार, साक्ष्य और प्रमाण, दंड व्यवस्था, आर्थिक व्यापारिक नियम, संपत्ति और उत्तराधिकार, सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता और आचार आदि का वर्णन मिलता है। सामाजिक चिंतन मुख्यतः समाज की संरचना, समस्याओं और सुधार के विषय में किए गए विचारों पर आधारित है। नारद स्मृति में इन सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे दंड व्यवस्था है, संपत्ति उत्तराधिकार व्यवस्था है, ऋण व्यवस्था है। नारद स्मृति में वर्णित दंड व्यवस्था वर्तमान समय में उपस्थित दंड व्यवस्था के लिए आज भी प्रासंगिक है। नष्टे धर्मे मनुष्याणाम व्यवहारा प्रवर्तते, दृष्टा च व्यवहाराणाम राजा दंडद्रह पिता। अर्थात जब मनुष्यों का धर्म नष्ट हो जाता था, धर्म समझ में नहीं आता, तब वाद या व्यवहार का उद्रेक होता है। उस व्यवहार में वादी और प्रतिवादी के पक्षों को देखने के लिए राजा ही अधिकारी है, क्योंकि वह दोनों में कौन दोषी है इसका निर्णय करके उसे दंड दिया जाता था और अपने दंड संज्ञा को सार्थक करता था। नारद स्मृति में दंड व्यवस्था कई प्रकार के हैं, जैसे आर्थिक दंड, शारीरिक दंड, कारावास, सामाजिक दंड, मृत्यु दंड। इन सब का मुख्य आधार अपराध की गंभीरता, अपराधी की स्थिति, परिस्थितियां, उद्देश्य और पीड़ित की हुई हानि होती थी। इसका एकमात्र उद्देश्य संतुलित न्याय, निष्पक्षता, समाज में अपराधों को रोकना और अनुशासन बनाए रखना है। इस प्रकार नारद स्मृति के सामाजिक चिंतन में हमें समाज को व्यवस्थित और न्यायपूर्ण बनाने की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नारद स्मृति के माध्यम से समाज में निष्पक्ष न्याय, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम, अपने कर्तव्यों का पालन, सत्य बोलना, ईमानदारी, ऋण, व्यापार, लेन देन में पारदर्शिता और धोखाधड़ी से बचना, इन सभी नैतिक सिद्धांतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो वर्तमान जीवन में आज भी प्रासंगिक है तथा आधुनिक मूल्यों के अनुसार पुनर्व्याख्यान करने में भी सहायक है। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं संस्कृत विषय से बुलाना चाहूँगी तारा, जो कि 6th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। तारा आइए और अपना पेपर पढ़िए। एक्सक्यूज मी सर, आप सारा वीडियो बनाए ना, वीडियो का बनाए, थोड़ा भेज दीजिए ना, एक का नहीं बना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं संस्कृत विभाग से हूँ। मेरा नाम तारा कुमारी है। मैं स्नातक 3य वर्ष की छात्रा हूँ। मैंने रिसर्च पेपर लिखा है जो प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा टॉपिक है बिहार की स्वदेशी ज्ञान परंपराओं के पुनर्जीवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का वैश्विक केंद्र था। यहाँ विश्वव्यापी विश्वविद्यालय यथा नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय यथा उदंतापुरी विश्वविद्यालय उपस्थित थे, जो बिहार की प्रसिद्धि को ज्ञान व बुद्धिमत्ता से जोड़ते थे। उस समय यहाँ तिब्बत, श्रीलंका, चीन जैसे देशों से हजारों विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे तथा आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, गणित, बौद्ध शिक्षा की महायान व ब्रजयान
शाखाओं से परिचित होते थे। मेनसांग तथा फाहियान जैसे विदेशी यात्रियों के ग्रंथों में बिहार की शैक्षिक व्यवस्था के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, परंतु मध्यकाल में मुस्लिम तथा अन्य आक्रमणकारियों ने बिहार की अभूतपूर्व धरोहर व शैक्षणिक संस्थानों को क्षति पहुंचाई। इसी के तहत बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय जैसे ज्ञान के धरोहरों को जलाया जाना बिहार की शैक्षिक व्यवस्था में अंधकार युग बन गया। प्राचीन काल से चली आ रही तर्क विज्ञान व बौद्धिकता की शिक्षा रूढ़िवादी इस्लामिक परंपराओं के समक्ष दमित हो गई। पुनः औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश कालीन शिक्षाओं का प्रादुर्भाव हुआ। 1813 के अधिनियम के बाद जब भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने की बहस आरंभ हुई, तब सबसे प्रमुख समस्या भाषा को लेकर हुई, अर्थात भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाए या अंग्रेजी को। यहाँ से शुरू होती है यह मैकाले की मानसिकता की उपज, जिसने बिहार तथा संपूर्ण भारत की शिक्षा व्यवस्था जो आयुर्वेद खगोल पर आधारित थी, उसे नकार कर अपनी अंग्रेजी को प्राथमिकता दिया। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट मैकाले मिनट में यह तर्क दिया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली व भाषा यूरोपीय साहित्य की तुलना में नीच है तथा यहीं से अद्योमुखी निस्यंदन का सिद्धांत प्रभाव में आया, जिसका अर्थ यह है कि पहले अभिजात्य वर्गीय भारतीयों को शिक्षित किया जाएगा, फिर वहीं शिक्षा छन छन कर निचले वर्गों तक पहुंचेगी। परंतु यह सिद्धांत अपने आप में इतना असफल रहा कि आज भी भारत तथा विशेषकर बिहार की शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता अंतराल बना हुआ है। सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक पिछड़ापन के कारण ही बिहार की साक्षरता दर 61.8% मात्र है, जो कि केरल जैसे 100% साक्षरता वाले राज्यों की तुलना में काफी कम है। इसी व्यवस्था के कारण बिहार के अन्य राज्यों की तुलना में पीछे रह गया एवं पलायन व खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रादुर्भाव हुआ, जो निम्नलिखित प्रकार से बिहार की शिक्षा प्रणाली में सुधार व स्वदेशी प्रणाली में पुनर्जीवन का कार्य कर सकता है। प्राचीनता व आधुनिकता का समावेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की वर्तमान की वैश्विक व्यवस्था में चल रहे तकनीकी क्रांति यथा भारतीय प्राचीन परंपरा, योग, आयुर्वेद, खगोल, संस्कृत शिक्षा आदि को भी शामिल करती है। आज की सबसे अहम तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के परिवेश में भी होगा। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली उपनिषद, वेदों, शास्त्रों, योग आदि पर आधारित थी, जो वर्तमान मानसिक समस्याग्रस्त तथा युद्धरत देशों व लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। उदाहरण स्वरूप गीता में कहा गया है, क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से इंसान का सर्वनाश हो जाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बच्चे कम समय लेते हुए अपना एब्स्ट्रैक्ट पढ़ दे रहे हैं। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगी आशा, जो कि संस्कृत की विद्यार्थी हैं, BA 6 सेमेस्टर की। आशा, आइए अपना एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, माननीय मुख्य अतिथिगण, हमारे परम आदर्श शिक्षकगण एवं हमारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आशा कुमारी भारती है। मैं स्नातक 6ठे सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया है जिसका टॉपिक है बोध गया की बौद्ध ज्ञान परंपरा। इसका एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बोध गया बौद्ध समुदाय के एक अद्वितीय आध्यात्मिक और बौद्धिक केंद्र है, जहाँ लगभग 2600 वर्ष पर सिद्धार्थ को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह स्थान गौतम बुद्ध की तपस्या, ध्यान और ज्ञान की चरम परिणति का प्रतीक है। बोध गया की बौद्ध ज्ञान परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, दर्शन और मानवता के गहन चिंतन का भी केंद्र रहा है। इस परंपरा का मूल आधार बुद्ध के उपदेशों में निहित है, जिसमें दुख, उसके कारण, निरोध और मार्ग अर्थात 4 आर्य सत्य का विवेचन मिलता है। उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है और दुख का प्रमुख कारण इच्छा है। साथ ही अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन के नैतिक और बौद्धिक दशा निर्धारित की। अष्टांगिक मार्ग को 3 खंडों में विभाजित किया है। प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञाशील समाधि ही शुद्ध धर्म का सार। प्रज्ञाशील समाधि ही शुद्ध धर्म का सार। काया चित्त वाणी के सुधरे सब व्यवहार।
बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर इस ज्ञान परंपरा के एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका वैश्विक स्वरूप है। प्राचीन काल से ही यह स्थान चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत आदि देशों के विद्वानों और भिक्षुओं के लिए अध्ययन एवं साधना का केंद्र रहा है। यहाँ विकसित बौद्ध दर्शन में विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में अपने स्वरूप को विस्तारित किया है, जिससे एक बहुआयामी ज्ञान परंपरा का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त बोध गया में ध्यान, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा पद्धति ने मानव के सार्वभौमिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा, आत्मदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। आधुनिक समय में भी यहाँ अपने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मठ और शोध केंद्र कार्यरत है, जो बौद्ध अध्ययन, ध्यान और शांति के संदेशों को आगे बढ़ा रहे हैं। अतः बोध गया की बौद्ध ज्ञान परंपरा न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समकालीन वैश्विक समाज के लिए भी नैतिक और बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह परंपरा मानव जीवन में शांति, सहिष्णुता और समन्वय की स्थापना के लिए आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। थैंक यू। समय कम है, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग केवल अपना एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए, ज़्यादा समय ना लीजिए। आगे मैं बुलाना चाहूँगी सृष्टि को, जो कि संस्कृत की स्टूडेंट हैं BA 6 सेमेस्टर की। बेटा केवल अपना एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना। आओ। मेरा नाम सृष्टि कुमारी है। मैं स्नातक तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैंने रिसर्च पेपर तैयार किया है, जिसे मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा टॉपिक है वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा और विक्रमशिला प्राचीन भारत के विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र थे, जिन्होंने एशिया भर से विद्वानों को आकर्षित किया और बौद्ध शिक्षा के साथ साथ विज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य किया। धर्म, तर्कशास्त्र, व्याकरण, विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे ही प्राचीन भारत में दो महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा तथा विक्रमशिला महाविहार थे। इतिहास श्रोताओं और विदेशी यात्राओं की यात्रा वृत्तांतों में वर्णन है कि इन दोनों विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं वरन सुदूरवर्ती अनाम, सिंहल, चीन, जापान, तातर, मध्य एशिया, तिब्बत, बर्मा, मलय आदि अनेक देशों से विज्ञान, संस्कृति विषय के लिए विद्यार्थी ज्ञानार्जन हेतु आते थे। जहाँ एक और नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रसिद्ध केंद्र बनकर उभरा, वहीं विक्रमशिला महाविहार तांत्रिक विद्या का वर्ज्यान बौद्ध मत के प्रचार का प्रमुख केंद्र बना। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय तथा धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में कई शताब्दियों तक ज्ञान विज्ञान के अति महत्वपूर्ण केंद्र रहे। आधुनिक बिहार राज्य में राजधानी पटना से दक्षिण में पूर्व 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा में प्राचीन महाविहार के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व शास्त्री हीरानंद शास्त्री एवं स्पूनर महोदय के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सन 1916 में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुए। यह महाविहार 23 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। सर्वप्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंग ने की थी। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त 413 से 415 ईस्वी में लगभग 427 ईस्वी में करवाया था। हर्ष काल में 637 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसे यूनचांग वंग भी कहते हैं, थैंक यू। आप लोगों से पुनः निवेदन है, आप लोग अपने रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट केवल पढ़िए। मैं बुलाना चाहूँगी श्री वेद प्रकाश जी, जो कि सेमेस्टर 4 के संस्कृत के विद्यार्थी हैं। आप आइए और केवल अपना एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए बेटा। सुमध्यम मंचासीन विद्वत्गण, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षागणों को सादर प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी सहपाठी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा टॉपिक है भारतीय दर्शन में नैतिकता एवं मानवीय मूल्य। भारतीय नैतिकता मानवीय मूल्य आधार धर्म की अवधारणा है, जो व्यक्ति के कर्तव्य सामाजिक प्रस्तुत करता है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है, बल्कि सामाजिक समरसता और विश्व कल्याण के लिए
भी आधारशिला है। विशेष रूप से जैन बौद्ध दर्शन में अहिंसा और करुणा को सर्वोच्च नैतिक मूल्य माना गया है। वेदांत दर्शन में आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध व्यक्ति को समत्व, सहिष्णुता और परोपकार की ओर प्रेरित करता है। इसी प्रकार भागवत गीता में निष्काम कर्म योग का सिद्धांत यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की आसक्ति के करना चाहिए, जो वैदिक जीवन में आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। आधुनिक संदर्भ में भारतीय नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है जब समाज भौतिकवाद, प्रतिस्पर्धा और नैतिक संकटों से जूझ रहा है। भारतीय दर्शन मानवीय गरिमा, सह अस्तित्व, सहानुभूति और वैश्विक बंधुत्व जैसे मूल्यों सुदृढ़ करता है, जो एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक है। अतः भारतीय दर्शन में निहित नैतिकता एवं मानवीय मूल्य न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए बल्कि सभी मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक है, प्रासंगिक है। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा सा चेंज करते हैं। आई नाउ इनवाइट द चेयर ऑफ द सेशन, प्रोफेसर आजरा परवीन मैडम, SN कॉलेज श्यामल देव खेरा Dev. Please, ma'am, come on the podium and offer your valued remarks. मैं सबसे पहले अपना तारुफ क्या कराऊँ, यहाँ बता दिया इन्होंने आंसर में। मेरा पहली बार आना हुआ MD कॉलेज में 30 साल की सर्विस में, वो भी के सर के नवनिवेदन इन्विटेशन पे मैं बहुत खुश हुई और आज मैं समय निकाल पाई कि आप सबके सामने हूँ। सबसे पहले मैं इस मंच पे मैं किसी सभी विद्वान और इस कॉलेज के बहुत ही एक्टिव, एनर्जेटिक विद्वान इंग्लिश के जो बहुत सारे पदों को सुशोभित करते हुए यूनिवर्सिटी से इस कॉलेज के प्रधानाचार्य बने, के सिंह का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस प्रोग्राम में बुलाया। बेसिकली मैं साइंस की टीचर हूँ, लेकिन जहाँ तक सवाल ये उठता है, ये टॉपिक सभी के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे सामने पहले जो लोग बैठे हुए हैं, सभी जगहों से, जो कॉलेजों से प्रिंसिपल आए हैं, उन लोग और यहाँ के जो टीचर्स हैं, विद्वान हैं, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उन सबको मेरा नमन है। और इस समारोह में ये जो टॉपिक है ये सभी के लिए बहुत संवेदनशील है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसमें जो एजुकेशन था उस समय, जिस समय के बहुत बड़े बड़े विद्वान जो यहाँ हैं, इन्होंने रेफरेंस देते हुए आप लोगों को बताया। मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन भी रही थी क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैं ध्यानपूर्वक सुन भी रही थी और उसको एनालाइज भी कर रही थी कि आखिर ये गैप क्यों हुआ। हमारी जो नैतिकता की पढ़ाई थी, पढ़ाई दो तरह की होती है, लिटरेट होना और एजुकेटेड होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज हम भौतिक शिक्षा की तरफ यानी फिजिकल एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित है और हमारे स्टूडेंट भी और खुद हमारी जनरेशन भी कहाँ चली गई वो नैतिकता की पढ़ाई, वो स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको कि दरअसल एजुकेशन कहते हैं, वो हमारे बीच से गायब हो गई। और इसके गायब होने की बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि एक दिन में कोई इतनी बड़ी तब्दीली तो आती नहीं है। ये बरसों की तब्दीली है। कहानी तब शुरू होती है जब हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उन्होंने अपना रंग, मैं बहुत थोड़ा वक्त लूँगी, उन्होंने अपना रंग इस तरह से रंगा इस देश पर कि धीरे धीरे हमारी जो संस्कार था, जो हमारे अंदर जो विद्वता थी, हमारे अंदर जो नैतिकता थी, हमारा जो काम करने का ढंग था, पढ़ाने का जो रवैया था, वो सब कुछ बदल गया धीरे धीरे। और बदलते बदलते इतना हम बदल गए
कि हम अपने को कंपेयर करने लगे इंग्लिश जुबानों से, जबकि हिंदुस्तान की संस्कृत और अरब खाड़ी देश की अरेबिक वो किसी भी वर्ड की मोहताज नहीं है, उसका हर एक वर्ड अपना है। आप कुरान खोल के देख लीजिए, आप वेद खोल के देख लीजिए, कोई भी धार्मिक किताब खोल कर देख लीजिए, आप देखिएगा इंसानी जो ह्यूमैनिटी का जो अनंत यात्रा है वो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है। एक बच्चा जब जन्म लेता है अपने घर में तो वो जन्म लेता है बेटा और बेटी के रूप में, उसके बाद वो जवान होता है पति और पिता के रूप में, उसके बाद वो वृद्ध होता है दादा दादी और नाना नानी के रूप में, और उस यात्रा में वो हर उस चीज़ से गुजरता है, ना कि सिर्फ पढ़ाई से बल्कि संस्कार से, नैतिकता से, परिवार से, समाज का कर्तव्य क्या है, ये सारी एजुकेशन सिस्टम जो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी से गायब हो गई। हम अपने आप को कंपेयर करने लगे विदेशी एजुकेशन से, विदेशी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जबकि भारत आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं। यह अलग बात है कि हमारे क्षेत्रीय जो कॉलेज है उनके अंदर एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वजह है, बहुत सारी वजह है, उसको हम यहाँ नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन इतना ही कहना चाहेंगे ये बड़ा चिंतन का विषय है और यहाँ सभी शिक्षक गण हैं और हम अगर कोशिश करें अपने विद्यार्थियों को इसकी तरफ हम अग्रसित कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत सार गर्भित बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बता दी। मैं बुलाना चाहूँगी तथागत जी को, जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पधारे हैं। आप आएँ और अपना एब्स्ट्रैक्ट पढ़ दीजिए बेटा। Good morning, respected professors. Professor KK sir, who is very much near to me because he is the reason why I am standing here, and because of him, I have some purpose in my life. So I am not going to take so much time because everything which I have written in my article has been already discussed. तो दो तीन सिर्फ पॉइंट है जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि पहले बात तो ये कि जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसमें जो रिचनेस है उसके बारे में तो बहुत बात किया गया, और रिचनेस है भी क्योंकि हमने आर्किटेक्चर के ऊपर काम किया, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया, हमने मेडिसिन भी दिया जो कि हम आयुर्वेद में देखते हैं। सो एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड हियर, बट द पॉइंट इज दैट कहाँ से जो हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो नीचे आना शुरू हुई। सो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट आई फाउंड दैट देयर आर two things which is responsible for it. The first things is Muslim invaders. तो जब मुस्लिम हमारे देश में आए, जब उन्होंने आक्रमण किया और उसके बाद जब उन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो बुक्स को पढ़ी तो उनको शायद ये पता लगा कि जो उनके रिलीजन में बुक्स हैं वो उतने ज़्यादा रिच नहीं है, तो नालंदा को जलाया गया। नालंदा जला, 3 मंथ तक नालंदा जला और उसमें लगभग 9 मिलियन बुक्स जला दिए गए। So you can imagine that how much books has been destroyed in our Indian knowledge system. The second point which I found that it was Macaulay. जब मकाउले का 1 मिनट एजुकेशन आया 1935 में, तो जो भी रही सही कसर थी वो मकाउले ने पूरी कर दी। उसने इंग्लिश को इम्पोज किया हमारे ऊपर और एक अदरनेस का भावना लाया। जब actually I am a student of English literature, so when I was studying post-colonial literature, not post-colonial literature exactly, I am forgetting the name, तो मैंने एडवर्ड सईद की एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी अदरनेस। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये दिखाती है कि जब हमें इन्फीरियर बनाया जाता है तो हम अपने आप को एक दूसरे की भावना से देखने लगते हैं। सो like yesterday Ravikant sir was talking about that अगर CBSE जो स्कूल है उसमें बहुत सारे बच्चे का एडमिशन हो रहा है जो कि इंग्लिश मीडियम में है, और जो हिंदी मीडियम में स्कूल है उसमें उतने ज़्यादा एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। सो रीज़न इज सिंपल दैट वी आर नॉट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम। सो द पॉइंट इज दैट व्हाट नाउ वी कैन डू। अब
तो क्या किया जा सकता है कि जो हमारी IKS है उसको फिर से रिवाइव किया जा सकता है. So first things is that government should imply some rules to study our the text. जो बच गई है टेक्स्ट उसको फिर से पढ़ाया जा सके. दूसरी चीजें ये है कि हमें खुद भी जो है एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी अपने अंदर, that okay, if government is not doing anything, then it is up to us that we study our culture, we follow our culture. तो शायद एक जो रिवाइव है इंडियन नॉलेज सिस्टम में वो शायद आ सकती है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक सो मच टाइम. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद कम समय में अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए. मैं अब इस सेमिनार की जो सबसे छोटी मतलब जूनियर छात्रा है उसको बुलाऊंगी. वो सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है अंजलि कुमारी और उसने कोशिश की है एक रिसर्च पेपर लिखने की. हम लोग उसको सुनेंगे और उसका उत्साहवर्धन करेंगे. अंजलि. A very pleasant good afternoon to honorable chief guests, respected principal, teachers, my seniors and everyone present out there. I am Anjali Kumari, a student of semester 2 English honors. So the topic for the day is ancient Indian education system and its relevance in the modern society. Ancient Indian education system was one of the most oldest, advanced and holistic system of learning in the world. It aimed not only at intellectual development but also at moral, spiritual, physical and social growth of an individual. The Gurukul system was the foundation of ancient Indian education, where students lived with their teachers and learned the subjects like mathematics, medicine, philosophy, literature, astronomy and politics. They also learned values such as discipline, self-control, respect, honesty and social responsibilities. Education in ancient India was not only for earning a livelihood, but for learning the art of living. That's the reason ancient Indian education system not only created scholars, but are responsible human beings. Renowned centers of learning like Nalanda University, Takshashila University attracted students from different parts of the world. I'm sorry to say, but today the students are being attracted towards the universities and colleges for the free Wi-Fi connection and the canteen facilities. Ancient time Gurukul rule was to wake up before the sunrise, and today the modern student rule is to sleep before the sunrise. So there is a big change. Therefore, the ancient Indian education system continues to inspire modern society by promoting a balanced development of mind, body and character. In modern society, the relevance of ancient Indian education system is still visible as the importance given to value-based education, holistic development, yoga, meditation and ethical learning. Ancient Indian education emphasized on character building, respect for the teacher, self-discipline and social responsibilities, not only on academic success and employment as it is being done today. Although the ancient Indian education system had some limitations like unequal access of education for certain social groups and limited opportunities for women in many periods. So there is a big change today. As of 2026, the global and national initiatives are heavily focused on breaking down the traditional barriers based on gender, caste and socio-economic status, facilitating wider access of education. So by combining traditional values with the modern technology and scientific learning, we can create a more meaningful and effective education system for the future generation. In today's competitive world, the wisdom of ancient Indian education can guide us towards a balanced and meaningful living. In modern education teaches us to make living, but ancient Indian education taught us how to live. Thank you. Good. हमारे बीच में पधारे हैं डॉक्टर सुकेश कुमार, जो कि सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से हमारे बीच में आए हैं. मैं अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर योगश्री राजपूत सर से निवेदन करूंगी कि आप आएँ और सर का स्वागत अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह दे करके सर का स्वागत करें.
थैंक यू सर। साथ ही में हमारे बीच में उपस्थित हैं थैंक यू सर। साथ ही में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सर। योगेश सर प्लीज। मैं निवेदन करूंगी योगेश सर से कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो कि शिक्षा विभाग से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से हमारे बीच में पधारे हैं, आपका स्वागत शॉल और मेमेंटो देकर के करते हैं और बच्चे तालियों से स्वागत करेंगे। Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Sekhar Devnath, sir, HOD Physics, Maharshi Vishwamitra Mahavidyalaya, sir. Sir, please come on the podium and present your abstract, sir, please. Thank you, madam, for giving me this opportunity to present the abstract. इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और इंडियन नॉलेज सिस्टम में मुझे लगता है गुरु का जो अहमियत है उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, मेरा कर्णपुर बिहार है, और मैं जानता हूँ इस कॉलेज में और आसपास के ज़िले के कई सारे जगह में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरा शिक्षक बंधु है जो बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसे गुरु के बारे में क्यों ना इस मंच में बोला जाए जिनका कर्मभूमि जन्मभूमि सब बंगाल, बिहार और यूपी से बिलोंग करते हैं। तो मैं इसी संदर्भ में मैं एक गुरु के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो टाइटल है मेरी Across the Ganges Plain, the life and legacy of Lahiri Mahashaya. The life of Shamacharan Lahiri, popularly known as Lahiri Mahashaya and one of the foremost advocates of Kriya Yoga, unfolds across the culturally and spiritually rich regions of eastern and northern India. Born in Goni village, Nadia district of West Bengal, Lahiri Mahashaya lived much of his later life in Varanasi, where he became a revered family man yogi who demonstrated that profound spiritual realization need not require monastic renunciation. His transformative encounter with Mahavatar Babaji in the Himalayas marked a pivotal moment, leading to the revival and dissemination of Kriya Yoga among a wide cross-section of society. His professional tenure as an accountant in the military engineering department, including his posting at Danapur station, reflects the integration of worldly duties with deep spiritual practice. This geographical triad, Bengal as his cultural origin, Bihar as part of his professional and transformative journey, and Varanasi as the center of his spiritual teaching, forms a cohesive framework for understanding Lahiri Mahashaya's life and influence. His disciples, many of whom hailed from Bengal, played a crucial role in preserving and transmitting his teachings, eventually influencing global spiritual movements through figures like Paramhamsa Yogananda. By situating Lahiri Mahashaya within this interconnected regional landscape, the article highlights how his life reached diverse communities while advancing a universal spiritual path rooted in disciplined practice, inner realization, and accessibility to all seekers regardless of social or geographic boundaries. Thank you. थैंक यू सर। अब मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगी डॉक्टर कमलेश पाठक जी को, जो कि एक दर्शन शास्त्री हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम लोग उनके विचार सुनेंगे। सर से निवेदन है कि सर संक्षेप में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, मंचस्थ विद्वत वर्ग और विद्वत समुदाय के साथ मनीषी मनस्वी श्रोतागण, जो हमारा विषय है संगोष्ठी का भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय से तात्पर्य यस्मिन् देशे आचार पारंपर्य क्रमागतः स्वे स्वे कर्तव्याः शिक्षेरन् सर्वमानवाः। जिस देश में
यह जो मनु की ज्ञान परंपरा है। यहाँ यस्मिन देशे से पहले जो श्लोकों की व्याख्या थी, सरस्वती नदी से दृशद्वती नदी के मध्य का जो क्षेत्र था उसके लिए यस्मिन देशे कहा गया, जहाँ मनु का मानवता धर्म सबसे पहले फैला था। मानवता धर्म से तात्पर्य क्या है? मानव धर्म से पहले की स्थिति क्या थी? परस्परा मिष्टया जगतो भिन्ना वर्तमान दंडा भावे परिध्वंसी मात्यो न्याय प्रवर्तते। पहले जब न्याय नहीं था, मानवता नहीं थी, उस समय जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो न्याय नीति और नैतिक गुण धर्म आदि के अभाव में सभी बलवान अपने से छोटे व्यक्ति को नष्ट कर देते थे। और इसी के संदर्भ में चाणक्य सूत्र में लिखा हुआ है कि प्रारंभ में जो मात्स्य न्याय था उससे पीड़ित होकर के राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ईश्वरीय दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, तो उसके अंतर्गत आता है कि मात्स्य न्याया विभूता प्रजा मनु वैवस्वतम। मत्स्य न्याय से अभिभूत जो है प्रजा वैवस्वत मनु के पास जाती है और कहती है कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए, बदले में हम धान्य 6 भागम पन्य 10 भागम हिरण्यम च भागधेयम प्रकल्पयामासु। अपने अनाज का 6वां भाग, सोने चांदी का आभूषण का 10वां भाग आपको देंगे, आप हमको सुरक्षा प्रदान कीजिए। यहाँ से पहल राज्य का प्रादुर्भाव होता है, समाज का प्रादुर्भाव होता है। बलिया में और बक्सर में एक सिद्ध संत थे पशुपत बाबा मेरे गुरुदेव, मैं उनके पास बैठा था, समाज जो मन की बात जान लेते थे। समाज दर्शन पढ़ के गया था तो मुझसे उन्होंने पूछा कि कार्य समाज के क्या कहल जाला, तो मैंने समाज शब्द का शाब्दिक अर्थ समझा कि सम और ज से बना है, समान प्रकार के जन्म लिए लोगों का समूह, वही मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन बाबा ने खंडन किया, उन्होंने कहा कि क्या लंगूरों के समूह को समाज कह सकते हैं? तो मैं मौन हो गया। तो कहा नहीं, जो परस्पर नैतिक व्यवस्था के तहत एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों के समूह को हम समाज कहते हैं। गीता में आता है कि एवं विवस्वते प्रोक्तवाहनमव्यम, विवस्वान सूर्य को पहले मैंने यह कहा था, और विवस्वान मनवे प्राह, उन्होंने मनु से कहा, और मुनि ऋक्ष्वाकवे गवे, इक्ष्वाकु से उन्होंने कहा, और एवं परंपरा प्राप्त मिदम राजर्षियो विदु, राजर्षियों के पास यह परंपरा से ज्ञान आता रहा। और सकाले ने महता योगो नष्टा परंतप, काल क्रम से वह लुप्त हो गया। चूंकि मैं उस पहले वो ज्ञान देने वाला हूँ, तो पुनः अब शाश्वत पुरुष होने के कारण दे रहा हूँ, तो परंपरा भी भंग नहीं हुई, और उस प्रकार से यह फिर से जगत में प्रकाशित हुआ वो परंपरागत ज्ञान। ज्ञान परंपरा से तात्पर्य क्या है? ज्ञान परंपरा निसंदेह गुरु शिष्य परंपरा है। हमारी जो ज्ञ शब्द है, ज्ञ शब्द आत्मा का सूचक है। अन आत्मा से जुड़ी हुई, आत्मा अनिर्धारित परमार्थ तत्व है, और आत्मा से जुड़ी हुई सारी चीजें अपर तत्व है। इसी को परम अपरम कह के परंपरा कहा गया है कि आत्मा जो है वह अनिर्धारित तत्व है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो है सो है। पहले किसी ऋषि ने अपने आत्मा में अनुभव किया कि स्वयं आत्मा, वह मेरी आत्मा है। उन्होंने अपने शिष्य को दिया तद ब्रह्म तत्वमसि श्वेत केतु, वह तुम हो। शिष्य ने अपने अंदर भी अनुभव किया कि अहम ब्रह्मास्मि। पहले विद्यमान वस्तु को पहले व्यक्ति ने ग्रहण करके अपने शिष्य को देकर, और उसने अपने अंदर अनुभव करके फिर वह दूसरे शिष्य का पहला प्रवक्ता बन करके ये परंपरा चलती आई। तो ये ज्ञान परंपरा हो गया। मानवता से तात्पर्य सीधा हो गया कि क्या नाम है, यस्मिन देशे आचार परम परिक्रमागत वर्णानाम सांतरालानाम सदाचार उच्यते। परंपरा से जो इस मनु प्रदेश में जो आचार्य है, जो गीता में कहा जाता है ना कि स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्व देवेतरो जना, जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उनका देखा देखी लोग वैसा ही इतर लोग भी आचरण करने लगते हैं। स यद प्रमाणम कुरुते, वह जो प्रमाण कर देता है, लोकस्तदनु वर्तते, लोग भी उसी का अनुवर्तन करता है। उसी परंपरा से वह चीज निरंतर विद्यमान रही कि हम आत्मा को भी जाने, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, आत्मा का क्या नाम है निःश्रेयस का प्राप्ति कर लें और लोक में अभ्युदय हो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, हम जो अपने प्रति नहीं चाहते हैं वो दूसरे के प्रति न करें, यही तात्पर्य रहा। श्रुति स्मृति सदाचार में जो सदाचार शब्द है, स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम, यहाँ सदाचार का तात्पर्य सीधा उस परंपरा से श्रेष्ठ लोगों के द्वारा आचरित जो धर्म है, जिसका चरम काल मर्यादा पुरुषोत्तम के काल में रहा था, वह काल क्रम से
जैसे कि कई लोग बताए कि अंग्रेजी शिक्षा से या जिस भी कारण से या उस परंपरा को भूल जाने से हम लोग उससे वंचित हो रहे हैं, अपनी उस पुरानी महिमा को पुनः प्राप्त करें, क्योंकि यह एक अनंत यात्रा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी श्री लक्ष्मीकांत मुकुल जी को, जो कि एक स्वतंत्र साहित्यकार हैं। सर आप आए और संक्षेप में अपना वक्तव्य हम लोग के सामने रखें। हम बोले उसकी कमजोरी है, उसको अपने पर कुछ नहीं था भरोसा। नाराज हो रही है पूरा। हम चाह रहे समय नहीं मिलेगा फिर ये इसमें आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्री कृष्णकांत, प्रोफेसर कृष्णकांत जी, बाहर से आए हुए हमारे माननीय अतिथिगण और इस विद्यालय के और विभिन्न विद्यालयों के प्राध्यापकगण और बच्चों, छात्र छात्राओं और अभिभावक, मैं बहुत आभारी हूँ अपनी बहनों का, हिंदी विभाग की बहन छाया चौबे जी का और अंग्रेजी विभाग की प्रीति मौर्या जी का, कि जिन्होंने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। भारतीय ज्ञान परंपरा में बक्सर के लोक संदर्भ के विषय में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके पहले इन लोगों के सम्मान में, अपनी बहनों के सम्मान में मैं कुछ श्लोक सुनाना चाहता हूँ संस्कृत में। गंगा तटे बक्सर भूमो प्रख्याते विश्वामित्र से तपसा विभूषो छाया चौबे कविता वन राखी वाग देव तेव प्रतिभा प्रवहंती। और प्रीति मौर्या सरस्वती वाणी शशि प्रभा शीतला धी प्रसन्ना उभय समेते इव धान्य पूर्णे क्षेत्रीय प्रजादाय शक्ति। और मैं विद्वान हुए अतिथियों को बक्सर के बारे में वाराह पुराण में जो लिखा गया है उसके विषय में मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। यह वाराह पुराण से उद्धृत है, जिसमें वराह जी कहते हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, भुज मुत्थाये चोच्चयेते सिद्धासम समम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। तो बक्सर को पहले के समय में सिद्धाश्रम कहा जाता था और यह क्षेत्र जो है यह करुष देश के अंदर आता था। करुष देश के बारे में कहा गया है कि काशितः प्राक दिभागे प्रत्येकम सोणम नदादपि जाह्नवी बिंध्यो मध्य देशः कारुषः स्मृता। तो बक्सर की जो भूमि है वह भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुधा उन स्थलों से जुड़ी हुई है जहाँ ऋषि मुनियों ने जीवन, ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यों पर मनन किया, जिनकी स्मृति लोक में आज भी गूंजती है। ऐसी ही एक विलक्षण भूमि है बक्सर। गंगा और कर्मनाशा के संगम पर बसी यह पावन नगरी, जिसे वेदकालीन तपोभूमि होने का गौरव प्राप्त है, यही वह धरती है जहाँ विश्वामित्र ने तपस्या कर गायत्री मंत्र की अनुभूति की, जो ऋग्वेद का प्रख्यात महामंत्र बना और भारतीय चेतना का स्तंभ भी। गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, ज्ञान, प्रज्ञा और आत्मदर्शन का प्रतीक है और उसका उद्भव स्थल बक्सर भारतीय ज्ञान परंपरा में एक गहन लोक संदर्भ बन जाता है। साथियों, मेरा लेख तो बहुत लंबा है, लेकिन उसमें जो बक्सर का पंचकोशी मेला है वह भारतीय ज्ञान परंपरा का एक जागृत
परिक्रमा पथ वहाँ से प्राप्त होता है। तो उसके विषय में मैं बात कह के अपनी बात समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी और प्रवक्ता हैं। पंचकोशी मेला बक्सर की लोक परंपरा में ज्ञान का लोकतांत्रिक उत्सव। भारतीय ज्ञान परंपरा के भीतर बक्सर जैसे स्थल केवल धार्मिक तीर्थ नहीं बल्कि बौद्धिक और सांस्कृतिक संवाद के जीवंत केंद्र रहे हैं। यही पंचकोशी मेला परिक्रमा इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कैसे लोकाचार और ज्ञान एक दूसरे को पोषित करते हैं। पंचकोशी मेला जो बक्सर शहर को घेरे 5 पवित्र स्थलों अहिरौली, नदांव, भभुहर, नुआंव और चरित्र वन से जोड़ते हुए लगभग 15 किलोमीटर की परिक्रमा है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि एक सामूहिक स्मृति यात्रा है, जहां लोग अपनी पहचान, परंपरा और सामाजिक अनुभवों को पुनर्संचालित करते हैं। इस मेले में भाग लेने वाले श्रद्धालु मुख्यतः ग्रामीण, दलित, पिछड़े वर्गों और स्त्रियां आती हैं। वे न केवल तीर्थयाटन करती हैं बल्कि गीत, कथा, व्यंजन, वेशभूषा और व्यवहार के माध्यम से अपने अनुभव आधारित ज्ञान को साझा करती हैं। यह परिक्रमा एक तरह की चालायमान पाठशाला बन जाती है, जहां वेद पुराण से लेकर खेत खलिहान तक की बात होती है। स्त्रियां पारंपरिक लोकगीतों में ऋषियों की गाथा और धार्मिक स्थलों की महिमा और सामाजिक जीवन की समस्याओं को जोड़कर एक ऐसा जीवंत पाठ रचती है जो अकादमिक ज्ञान से इतर परंतु उतना ही समृद्ध होता है। आधुनिक संदर्भों में पंचकोशी मेला एक जन सांस्कृतिक प्रतिरोध भी बनकर उभरा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह पंचकोशी मेला यह केवल एक तीर्थ ही नहीं, एक जीवंत शैक्षणिक लोक सामाजिक मंच है। यह बक्सर की उस अंतःसलिला परंपरा को रूप देता है जिसमें ज्ञान स्थिर नहीं, गतिशील और संवादधर्मी होता है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की समकालीन पुनर्व्याख्या करते हैं तब पंचकोशी जैसी परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि लोक ही ज्ञान का सबसे सशक्त और लोकतांत्रिक आधार है, समावेशी, बहुस्तरीय और सजीव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी कविता के माध्यम से हमें सम्मान दिया। थैंक यू। Honorable gathering, we have received the information that our chief guest of today's program, Honorable Vice Chancellor of Veer Kumar Singh University, ARA, is on his way, not on his way, actually he has arrived here in Buxar. तो वो आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और सेशन कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट रुकिए। मैं प्राचार्य जी को बुलाना चाहूंगी नेक्स्ट अनाउंसमेंट के लिए। आवाज आएगी। अभी हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग कंटिन्यू करें क्योंकि कुलपति महोदय 5 मिनट में यहाँ पधारने वाले हैं, नहीं तो फिर लंच के बाद हो सकता है कि वो तो चले जाएं या ये जो भी आपकी इच्छा हो। आधे घंटे में उनका भी वाइंड अप हो जाएगा, आधे पौन घंटे में उनका भी वाइंड अप हो जाएगा। हमारे समझ से कंटिन्यू करना ही बेहतर जी। तो लोग पढ़ते रहेंगे, 3 बजे 3:15 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हुए मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ बुलाना चाहूँगी हमारे यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर सर डॉक्टर अरविंद वर्मा
from Political Science Department. Sir, please come on the podium and present your research paper. In short. बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई हैं और एज अ रिसर्च स्कॉलर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि हम रिसर्च स्कॉलर ही हैं, हम रिसर्च स्कॉलर ही रहेंगे, जब तक हम कौटिल्य के बारे में बात नहीं करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में, तब तक ये भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी तरह जो है अपने अंतिम मुकाम पे नहीं पहुंच पाता है। जहाँ तक कि हमें ये ज्ञात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आरंभ अगर हम देखें तो ये सदियों पुराना है। आज कुछ वर्षों से भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जा रही है। इसे देखने के लिए हमें कौटिल्य के एरा में जाना पड़ेगा, जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की हुई थी। लगभग 4वीं या 5वीं शताब्दी में उन्होंने किया हुआ था और अर्थशास्त्र को 15 खंडों में इन्होंने बांटा हुआ था। जैसा कि हम नाम से ही ज्ञात है कि अर्थशास्त्र जो है पूरा पूरा जो प्रशासन पे लिखा हुआ जो है ग्रंथ है, और इनमें इन्होंने काफी चीजें बतलाई हुई थी जिसका अनुकरण आज के गवर्नमेंट के द्वारा जो है निरंतर किया जा रहा है। तो मेरा जो रिसर्च का जो टॉपिक रहा है वो रहा है कि भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का आधुनिक संदर्भ में प्रशासन में क्या योगदान है, उसकी समीक्षा। हम ब्रीफ में ही बात करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं। कौटिल्य के कुछ सिद्धांत है जो आज भी रिलेवेंस है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो उनका साप्तांग सिद्धांत है। साप्तांग सिद्धांत में वो बतलाते हैं कि जो राज्य का जो गठन होता है वो किस तरीके से होता है। वो बोलते हैं कि राज्य का जो गठन होता है वो 7 केंद्रों पर आधारित है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। वही हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में गार्नर जो राज्य के अंगों के बारे में बतलाता है वो कहीं ना कहीं जो है कौटिल्य से प्रेरित भी रहता है, जिसने बताया कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इसके माध्यम से जो है राज्य का गठन होता है। लेकिन हमने देखा कि कौटिल्य ने काफी समय पहले इस चीज को उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजा को राज्य के कार्य को करना चाहिए। राजा ही जो है संपूर्ण शक्ति का राज्य में केंद्र होता है और उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो निर्भीकता पूर्वक किया जाता है। अमात्यों की नियुक्ति भी इसीलिए की जाती है कि राजा अगर कभी कोई गलत कार्य करे तो अमात्य उसको सचेत करे, प्रजा की रक्षा की बात करे, प्रजा के साथ रहने की बात करे। ठीक है, फिर उसके बाद वैदेशिक नीति पे अगर हम आते हैं कौटिल्य के, जो आज के वैदेशिक नीति के संदर्भ में काफी जो है प्रासंगिक होता है। कूटनीतिक जो कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण जो है योगदान विदेश नीति में है वो ये है कि वो कहते हैं कि कोई भी राज्य जो होता है वो षडांगुल नीति से ही चलता है। साम, दाम, दंड, भेद जो 4 मुख्य जो है कूटनीति के आधार है उसके आधार पर चलते हैं। और वो कहते हैं कि अगर हमें अपनी विदेश नीति को या कूटनीति को आगे बढ़ाना है तो पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे करके रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य होता है वो कहीं ना कहीं हमें निरंतर डिस्टर्ब करता रहता है। इसीलिए पड़ोसी राज्य के बाद वाला जो राज्य होता है उसके साथ हमें अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम कौटिल्य के सुशासन की बात करते हैं, जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने 5वीं शताब्दी में टैक्सेशन की जो बात की हुई थी, कौटिल्य ने कहा था कि राजा को टैक्स उसी तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से शहद पे जीभ पे रखी हुई शहद जो होती है वो आसानी से मुंह में घुल जाती है। ठीक उसी प्रकार से टैक्स भी जो है राजा को उसी तरीके से जनता से लेना चाहिए जैसे कि उनके ऊपर कोई बर्डन न हो। काफी लोगों ने यहाँ बात किया, कल भी मैं सुन रहा था, कुछ लोगों ने कहा हुआ था कि प्राचीन व्यवस्था में जो टैक्सेशन का जो स्लैब था वो 1/10 भाग था, कहीं जो है 1/12 भाग कहा गया। मुख्यतः जब अर्थशास्त्र को हम पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र के 14वें खंड में ये बतलाया गया है कि राज्य के या सरकार के द्वारा जो टैक्सेशन लिया जाएगा वो 1/7 भाग लिया जाएगा पूरी भूमि का। इसी तरीके से कौटिल्य ने आगे जब बढ़े तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमें राज्य के द्वारा जो भी जो है लोक कल्याण का काम करना चाहिए वो सबको
ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अमुक जो है व्यक्ति को हम लाभ पहुंचाएं। इसीलिए कौटिल्य ने अपने लोक कल्याणकारी राज्य को दुरुस्त करने के लिए गुप्तचर प्रणाली को भी दुरुस्त कर रखा था। जैसा कि आज हम गुड गवर्नेंस में पाते हैं कि सरकार अगर कोई योजना लागू करती है तो बराबर उसकी मॉनिटरिंग जो है पब्लिक एजेंडे से और प्राइवेट सेक्टर से दोनों से ही कराती है। वो कहती है कि हम सफल होना चाहते हैं। तो इसी तरीके से सरकार को सफल करने के लिए निरंतर जो है अपनी नीतियों में कौटिल्य के अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now I would like to call Shashi Prakash ji, a research scholar from Maharaja College, Ara. Shashi Prakash. Next presenter is Ravi Ranjan from Maharaja College, Ara. Ravi Ranjan, please come and read your abstract only. Respected chairperson, dignitaries, professors, and all the participants present here. Good evening to all of you. I am Ravi Ranjan Kumar, a student of PG Semester 4 from PG Department of English, Maharaja College. Before presenting, I would like to express my sincere gratitude to the organizer of the seminar. Special thanks to Dr. Vandana Singh ma'am for guidance, support and encouragement throughout my work. Today, I am happy to present my research paper titled Bhakti as Liberation, Body, Power and Subaltern Voice in Kabir and Mirabai through an indigenous lens. The Bhakti movement was not just about seeking God. It asked a more vexatious questions: who is entitled to seek God? In which language? With whose body and under whose command? This paper attempts to answer that question by comparing Kabir and Mirabai and suggests that Bhakti is an indigenous tradition of liberation rather than an imposition of Indian knowledge systems. It is framed by Nirgun and Sagun Bhakti philosophy, vernacular intellectual traditions of medieval India and Ambedkarite critique. These are not add-ons, they are the first, because these poets don't need theoretical intervention to the understood and intellectuals. Kabir, a low-caste Julha who was wrote outside the confines of the both Brahmical and Islamic theology, spoke through the body in his work in unsophisticated of the unregulated. It is common that the same body, the same breath, the same life for all castes. His Ulta Bansi poets use paradox and reversal not to confuse but reverse the assumptions of hierarchical knowledge. Mirabai was under a different regime of power. As a Rajput queen expects to fulfill his conjugal and royal duties, she rejects both in order to fulfill her love for the Krishna. This refusal was not a trick. His Vairagan poets transposed desire into an endorsing and publicly readable act of defiance to the patriarchal and feudal ownership of the female body, voice and desire. Kabir's subalternity is defined by caste, Mira's structured through gender, but they both came to the same place to use bhakti as mode of expression that speaks from the margins and makes access to the divine accessible to no one. Their use of Hindi, Braj Bhasha and Rajasthani and not Sanskrit was not a matter of taste. It was a reputation of language gatekeeping, a very early and quite conscious exercise in the epidemic democracy. When we read both poets through their indigenous epistemology and not through important critical terminologies, we recover intellectual virginity of their work. In the context of New Education Policy 2020 and its appeal to treat Indian knowledge systems as living rather than
dead traditions. This recovery is not retrogressive, it's necessary. Bhakti is a living philosophy. Thank you. Thank you, Ravi ji. Now I would like to call Shashi Prakash. He is a research scholar from Maharaja College. Please come and read your abstract only. Thank you, ma'am. Respected chairperson, professors, and all of the participants and students present over here. Good afternoon to all of you. Myself, Shashi, research scholar, PG Department of English, and today I am here to present my paper. And my topic is the geopolitics of survival, a comparative study of subatom displacement in selected works of Bharti Mukherjee and Ramesh Guneshekar. हम लोग सभी मॉरिशस के बारे में जानते हैं. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. कॉमन कंट्री है, छोटी कंट्री है, लेकिन सब लोग उसके बारे में जानते हैं. मॉरिशस में जो लोग हैं, अभी भी वहाँ की 70% जो पॉपुलेशन है, दे आर स्टिल इंडियन. देयर ओरिजिन इज इंडियन. एंड वाई, इसका कारण ये है कि उस समय 1834 में ब्रिटिशर्स जो थे कॉलोनियल रूल में 4.5 लाख, कम से कम 4.5 लाख बिहारी और बिहार के लोग और यूपी, ईस्ट यूपी के लोगों को वहाँ पे ले जाकर के फोर्सफुली गन्ने की खेती कराते थे. बट ये मेरा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने मॉरिशस के रूप में दिया है. बट नाउ आई एम कमिंग टू माय टॉपिक. आई हैव टेकन 2 राइटर्स, Bharti Mukherjee and Ramesh Guneshekar. Bharti Mukherjee is Indian-born American writer, and her writing style is assertive. Her characters are bold. They stream their changes and aggressively try to fit into America. And as well as Ramesh Guneshekar is a Sri Lankan-born British writer. His characters are more poetic and sad. Their survival is about keeping memories alive and finding small moments of the beauty. Mukherjee's South Asian woman in Jasmine and Middleman and other stories enter the American imaginary, carrying histories that our nation-state would prefer to absorb or erase. As well as Guneseka's characters in Reef and the Sanglass and move through a Sri Lankan torn by ethics and violence, carrying a different kind of bond. One where the homeland itself becomes the site of exclusion, placed alongside each other. These fiction worlds reveal a shared grammar of disposition that cuts across the South Asian diaspora, even as each writer gives that disposition a distinct political texture and emotional register. Sorry, I am suffering from fever, and here I like to conclude. And thanks to Principal Dr. K.K. Singh sir, Anand sir, and Kumar sir for supporting me, and special thanks to my guide Dr. Vanna Singh ma'am, who always appreciated me and supported me to participate in such kind of seminars. Thank you. हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं. आपका क्या नाम था भाई? सुनो बेटा, क्या नाम है? अच्छा, अजीत कुमार जी, जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पधारे हैं. आप आइए और अपना एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए केवल. हाँ, कोई आप पेपर पढ़ना चाहते थे? आइए प्लीज़, आपका स्वागत है. कुछ लोग बचे हुए हैं जिनका पेपर नहीं हो पाया है यहाँ पर. मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी, वो आ जाए. नाम मुझे मालूम नहीं है. आप आइए और अपना एब्स्ट्रैक्ट पढ़ दीजिए शॉर्ट में. आइए. शिवम पांडे के कोई परिचित अगर यहाँ बैठे हो तो उनको बुलवा दीजिए, वो भी अपना पेपर पढ़ लें. Hello. Once again, welcome to all of you, and thanks for giving this opportunity. Myself, Rahul Ross, PhD research scholar from Malvanchal University, Indore. Today I am here with human-centric topic, which is related to Harappan civilization, how to connect their civic order in this diaspora form.
Time is limited, so we go through the abstract only. The Harappa civilization, which is the most ancient civilization in our world, 26 BC to 1900 BC, respective one of the earliest and most sophisticated examples of urban planning, as we know very well. One of the example is Dholavira, which advanced water management system and a special organization reflect a community-oriented and environmentally sustainable approach, while Lothal Dockyard, craft production and urban resilience demonstrate an interpretation of economic activity. So by linking these ancient practice with contemporary frameworks such as NEP, New Education Policy of 2020, and sustainable urbanization, the paper highlights the enduring relevance of indigenous knowledge system until ultimately it positions Harappan Gujarat as an earlier manifestation of human-centric whiteboard that continues to inform Indian intellectual tradition and which is the main kind of this organization. Thank you. और किसी को पेपर प्रेजेंट करना है? आपको आइए अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन बताएं, टॉपिक का नाम बताएं, उसके बाद पेपर पढ़ें एब्स्ट्रैक्ट। Good afternoon to everyone. My name is Vishal Tiwari from semester 6 BA English Honors. Today's topic is all about the incomplete man and the quest for wholeness, Hayavadana and the Indian knowledge system philosophy of Purusarth and human incompleteness. As we know, we have a very less time, so we only talk about the abstract. ह्यूमन बींग्स हमेशा कंप्लीटनेस की सर्च में रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सक्सेस उन्हें कंप्लीट करेगा, कुछ लोग लव या मनी के पीछे भागते हैं और कुछ लोग सोशल अप्रूवल के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन इन सब को पाने के बाद भी अंदर एम्प्टीनेस फील होता है। ये आइडिया गिरीश कर्नाड के फेमस प्ले हयावदना में क्लियरली दिखाई देता है। इस प्ले के कैरेक्टर्स फिजिकली, मेंटली और इमोशनली इनकम्प्लीट हैं। प्ले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है, क्या कोई इंसान ट्रूली कंप्लीट हो सकता है? ये टॉपिक इंडियन नॉलेज सिस्टम के कॉन्सेप्ट पुरुषार्थ को भी एक्सप्लेन करता है। पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ के 4 मेन गोल्स होते हैं। पहला, धर्म, which means right living and responsibility. Second, earth, which means money and stability. Third, काम, which means desire and enjoyment. Last one is मोक्ष, inner peace and freedom. आज की मॉडर्न लाइफ में भी इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। लोग मोस्टली मनी, वैलिडेशन और प्लेजर के पीछे भागते हैं। इसी वजह से स्ट्रेस, कंपैरिजन और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। इस प्रेजेंटेशन का मेन आर्गुमेंट यह है कि इनकम्प्लीटनेस वीकनेस नहीं है। रियल ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब इंसान परफेक्शन चेज करना छोड़कर बैलेंस और सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करता है। थैंक यू। थैंक यू। और कोई है जिसको पेपर प्रेजेंट करना है? नहीं है, ठीक है।